Hello student, welcome to my channel Bharat Academy and today's topic is two-phase simplex method. ये two-phase simplex method होता क्या है? It is another method to solve LPP involving some artificial variable. ये two-phase method हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब किसी LPP में artificial variable involve होता है तो उसको सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। इस केस में होता क्या है, किसी भी एलपीपी को सॉल्व जो है दो फेजेस में हम करते हैं। फेज वन में आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं और फेज टू में एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फेज वन है क्या? दिस सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम and it is not solved only by standard linear programming problem SLPP। इसमें होता क्या है कि किसी LPP को हम, जैसा तुम्हें पता ही है, स्टैंडर्ड LPP तो बनाते ही हैं, उसका स्लैक वेरिएबल्स और तुम्हारे सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके, लेकिन स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देने से ही नहीं निकलता है हमारा इसमें सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, एक तरह के और LPP हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, ALPP। अब इसमें होगा क्या है, इसमें फेज वन में पहला स्टेप ये है कि वी असाइन ए कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड कॉस्ट 0 टू ऑल वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसमें करते क्या है, जैसे कि आपको पता है बिग एम मेथड में तो एक बिग नेगेटिव प्राइस -m असाइन करते थे आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, लेकिन यहाँ जो हम कॉस्ट असाइन करते हैं, यहाँ -1 एक नेगेटिव प्राइस -1 असाइन करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, और जो अदर वेरिएबल्स होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में उसको हम 0 कॉस्ट असाइन करते हैं, 0 प्राइस असाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है, वी कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी LPP। अभी बताया था ऑक्सिलरी LPP बनाना जरूरी हो जाता है हमारा इसमें, in which the new objective function z star is to be maximized subject to the constants। हम करते क्या है, auxiliary LPP हम यहाँ बनाते हैं जिससे हमें एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z स्टार मिलता है, जिसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ये लिखा है। थर्ड स्टेप ये है कि वी सॉल्व दिस ऑक्सिलरी LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। जो हमारा ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बनता है उसको हम बस पहले की तरह सिंप्लेक्स मेथड उसमें अप्लाई करते हुए चले जाते हैं, और उसमें हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि इफ़ मैक्सिमम z स्टार इज लेस देन 0, अगर मैक्सिमम z स्टार हमारा नेगेटिव आ गया, एंड एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द ऑप्टिमम बेसिस एट द पॉजिटिव लेवल, और हमारा जो बेसिस है उसमें अगर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तुम्हें दिखाई दे रहा है, देन द प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी फिजिबल सोल्यूशन। उस केस में हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये कि अगर मैक्सिमम z स्टार अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, एंड एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द ऑप्टिमम बेसिस एट 0 लेवल, तो देन वी प्रोसीड टू फेज 2। होता क्या है, अगर मैक्सिमम z स्टार की वैल्यू अगर तुम्हारी पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, और फिर भी एक कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तुम्हारा बेसिस के अंदर रहेगा एट 0 लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, फेज 2 के ऊपर चले जाते हैं। अभी डिस्कस करूंगा फेज 2 क्या होता है, ऑप्टिमम सोल्यूशन जिस पर निकालते हैं। तीसरी बात इसमें ये थी कि अगर जो तुम्हारा मैक्सिमम z स्टार है अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, जो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो 0 आ जाए, इसमें शर्त ये भी है कि अगर नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द ऑप्टिमम बेसिस, ऑप्टिमम बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, अगेन वी प्रोसीड टू द फेज 2। उस केस में भी हम फेज 2 के ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए फेज 2 होता क्या है। फेज 2 एक्चुअली ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के काम आता है। फेज 2 में पहला स्टेप ये है, वी यूज़ द लास्ट सिंप्लेक्स टेबल ऑफ द फेज 1। जो फेज 1 में हमने बताया था ऑक्सिलरी LPP बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड लगा करके। डिफरेंट टेबल्स हम आगे मूव करते जाते हैं, इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाते रहते हैं। फेज 1 में जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल होगी उसी का हम यहाँ फेज 2 में फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद क्या करते हैं, नाउ वी असाइन द एक्चुअल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट टू द वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड a zero cost to every artificial variable that appears in the basis at the zero level। ये इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं,
जो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, उसमें हम जो मेन क्वेश्चन होता है हमारा, मेन एलपीपी जो होता है, उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट जो मेन क्वेश्चंस में, मेन एलपीपी में जो एक्चुअल कॉस्ट असाइन की हुई होगी वेरिएबल को, वही लिखते हैं हम जो मेन क्वेश्चन में था। और जीरो कॉस्ट असाइन करते हैं एवरी आर्टिफिशियल वेरिएबल, हर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को जीरो प्राइस असाइन कर देते हैं जो हमारी बेसिस पे एट जीरो लेवल पे दिखाई देती है। तीसरा ये वो ऑटोमेटिकली वी डिलीट द आर्टिफिशियल वेरिएबल कॉलम, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे जैसे हमारा हटता जाएगा वी डिलीट दैट कॉलम, आर्टिफिशियल कॉलम, वो जो कॉलम होगा करस्पॉन्डिंग टू दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल वी एलिमिनेट दैट वन। और इसी से हम आगे सिंप्लेक्स मेथड लगा करके निकालने की कोशिश करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है आजकल हमारी एलपीपी की सीरीज चल रही है। अब तक हमने ये बता दिया कि ऑपरेशन रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का एलपीपी कैसे फॉर्म करते हैं वो भी हम बता चुके, और सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, और जो एलपीपी है उसको हम बिगम मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सॉल्व करना है किसी भी एलपीपी को बाय टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। देखिए ये क्वेश्चन है, इससे सारा समझ में आएगा टू फेज मेथड होता क्या है। यह है सॉल्व बाय टू फेज मेथड, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू दीज कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 4, x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, एंड अल्टीमेटली नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x1 x2 आर नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है। अब देखिए सबसे पहले यही है कि इसको जो हमारा एलपीपी है इसको हम जीएलपीपी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। जनरल एलपीपी जो गिवन है मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। अब इनको इक्वेशंस में बदलने के लिए हमें सरप्लस और स्लैक्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही हम करने जा रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड एलपीपी बनाते हैं, स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म करेंगे पहले, एसएलपीपी जिसे बोलते थे तुम। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू दीज कॉन्स्टेंट्स। देखिए कैसे होगा, ये मैक्सिमम z तो वही रहेगा 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इनइक्वालिटी या कांस्टेंट तो इसमें सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल का। देखिए कैसे करते हैं इसको, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू है, सरप्लस वेरिएबल कर रहे हैं तो पहला सरप्लस वेरिएबल s1 कह दिया, और इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रेटर देन वाले में, a1 कह दिया, तब जाके ये इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। सेकंड वाला कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू है तो इसमें स्लैक वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा, x1 प्लस 3x2, सेकंड स्लैक वेरिएबल का s2 ले लिया, और ये इट बिकम्स इक्वल टू 4, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो थर्ड कांस्टेंट है ये लेस देन इक्वल टू है, इसमें स्लैक वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा लेस देन वाले में, तो x2 प्लस तीसरा वेरिएबल s3 इसमें ले लिया, स्लैक वेरिएबल s3 ले लिया, ये बराबर हो गया तुम्हारा 5। तो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल वो मैंने तो कर दिया। इसको तो बोलते हैं तुम स्टैंडर्ड एलपीपी, लेकिन मेरा काम इससे नहीं चलता डियर। इसके बाद क्या करता है, फेज 1, मैंने बोला था टू फेज सिंप्लेक्स मेथड में 2 फेजेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फेज 1 इसका ये रहेगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाते हैं, इसका जो हमारा एसएलपीपी होता है, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म इन ऑक्सिलरी एलपीपी, वो कैसे करते हैं वो यहाँ देखिए। ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए पहला स्टेप तो यही था, ये फर्स्ट स्टेप जो हमने बताया
कि जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, उनके आगे जो जीरो कॉस्ट असाइन करते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उसमें -1 प्राइस असाइन करते हैं। तो देखिए क्या मतलब है इसका। तो इसमें यही लिखा हमने, फर्स्ट स्टेप जो था वही मैं फॉलो करूंगा। असाइनिंग जीरो कॉस्ट कहो, जीरो प्राइस करो टू आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड assigning a negative cost, actually -1 cost and zero cost, zero price कह सकते हैं, to other variables in objective function। इस तरह से बनाएंगे। देखिए यह मैक्सिमम जेड था, तो क्योंकि मैं अलग अलग वेरिएबल इसमें डाल रहा हूँ तो इसको लिख दूंगा मैं मैक्सिमम जेड स्टार इज इक्वल टू अदर वेरिएबल्स को सबको मैं जीरो कॉस्ट असाइन करूँगा। ये हो गया 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 0s2 0s3, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको -1 प्राइस असाइन करूँगा, -1 इंटू A1 कह दो। ये हो गया। अब सब्जेक्ट टू देखिए इसको कैसे सेट करूँगा मैं। ये देखिए जो फर्स्ट कांस्टेंट था उसको इक्वेशन में बदलने के लिए सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था। 2x1 प्लस x2 माइनस s1, s2 नहीं था तो प्लस 0s2, s3 नहीं था 0s3, a1 था तो प्लस a1 इक्वल टू इक्वेशन बन गया 4। दूसरा देखो x1 प्लस 3x2, s1 नहीं था 0s1, s2 था प्लस s2 प्लस 0s3, s3 भी नहीं था, a1 भी नहीं था, प्लस 0a1 इक्वल टू 4। तीसरा देखो इसमें केवल x2 था, इसमें सरप्लस ये स्लैक वेरिएबल था तो इसमें x1 नहीं था तो 0x1 कह दिया, प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, s3 था प्लस s3, a1 नहीं था, 0a1 इक्वल टू 5। और ये सारे के सारे जितने वेरिएबल मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किए x1 x2 s1 s2 s3 a1 ऑल आर नॉन नेगेटिव। अब देखो इसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका था कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में देख लीजिए, हमें फटाक से पता चल जाता है बेसिक वेरिएबल कौन सा है। जितने भी तुम्हारे वेरिएबल तुमने इंट्रोड्यूस किए उनको लिख दो, x1 x2 s1 s2 s3 a1, और इक्वेशंस में जितने भी इनके कोफिशिएंट्स हैं वो लिख डालो। ये था x1 का 2, x2 का 1, तो 2 1, s1 का -1, यहाँ 0, दिस इज 0, a1 का 1, ये हो गया। दूसरे इक्वेशन में देखो x1 का 1, x2 का 3, s1 का 0, s2 का 1, s3 का 0 और a1 का 0, ये लिख दिया। थर्ड इक्वेशन देखो x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का 1, x1 कोफिशिएंट इज 0, s2 का कोफिशिएंट दिस 0, s3 इस कोफिशिएंट इज 1 और a1 का कोफिशिएंट 0। तो इस मैट्रिक्स से हम ये देखेंगे कि कौन से वेरिएबल हैं जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। जो भी यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होंगे तो वो हमारे बेसिक वेरिएबल होंगे। यहाँ हल्की इधर देखे किनारे में s2 s3 a1, इनका ऐसे लिख दो। जो भी मैट्रिक्स बन रहा है 0 1 0 0 0 1 1 0 0, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डायगोनल में ही। तो ये फॉर्म कर रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स को। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल यूनिट मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं वो तुम्हारे बेसिक वेरिएबल s2 s3 a1, दीज आर योर बेसिक वेरिएबल। ये सिंप्लेक्स टेबल में काम आएंगे। ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, और जो रिमेनिंग वेरिएबल है मैट्रिक्स में x1 x2 s1, ये कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। इसमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए IBFS कह सकते हैं। निकालने के लिए ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल को हम 0 ले लेते हैं। बेसिक वेरिएबल जितने भी हैं x1 x2 और s1, इनको 0 ले लीजिए। 0 लेने पे आप देखेंगे
कि हमारे ये डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पता चल जाती हैं बेसिक वेरिएबल की। फर्स्ट इक्वेशन में x1 x2 s1 को 0 रखेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में x1 x2 s1 को 0 रखेंगे तो यहाँ से s2 की वैल्यू आ जाएगी, s2 इक्वल टू ये भी 4। तीसरी इक्वेशन में x1 x2 s1 को 0 रखेंगे तो s3 की वैल्यू आ जाएगी, s3 इक्वल टू 5। ये तुम्हारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू। और ये अगर इसको यहाँ लगाओगे तो z इक्वल टू आ जाएगा आपका मैक्सिमम। अब देखिए ये हमें बेसिक वेरिएबल का पता चल गया। अब मैं फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाऊंगा, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल देखिए आपको पता ही है, फर्स्ट कॉलम में तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, सेकंड में बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स, थर्ड में वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल, फोर्थ में ये सारे वेरिएबल जो तुमने इंट्रोड्यूस करे x1 x2, इसमें इन्वॉल्व जो भी जितने वेरिएबल है s1 s2 s3 a1, ये हो गया। ऊपर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होता है इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। यहीं देखो क्या क्या है, 0, x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट 0, s1 का भी 0, s2 का भी 0, s3 का भी 0, ये 0 0 और a1 को असाइन कर रखा है -1। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है। पहले तो बेसिक वेरिएबल लिखो, क्या क्या है बेसिक वेरिएबल मेरे, s2 s3 a1। तो ये है a1 पहला बेसिक वेरिएबल, s2 सेकंड बेसिक वेरिएबल, s3 थर्ड बेसिक वेरिएबल। अब देखिए a1 का कोफिशिएंट यहाँ देखो -1 ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में वो लिख दिया। s2 का कोफिशिएंट देख रहे हैं ये भी 0, s3 का कोफिशिएंट ये भी 0, जो कोफिशिएंट ये 0 0। लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या क्या निकाली वो देखो, xb a1 की वैल्यू है 4, ये 4 लिख दिया, s2 की वैल्यू दिस इज अगेन 4, s3 की वैल्यू 5। और इधर x1 x2 s1 s2 s3 जो इक्वेशंस बनाई थी उसके कोफिशिएंट लिखने शुरू करो। ये हो गया x1 का 2, दिस इज 1, दिस इज -1 और बाकी 0 0 1 0 0 1, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो x1 का कोफिशिएंट दिस इज 1, x2 का कोफिशिएंट दिस इज 3, s1 का कोफिशिएंट दिस इज 0, s2 है तो s2 1 हो गया, s3 इट्स कोफिशिएंट इज 0 और a1 का कोफिशिएंट भी 0। थर्ड देखो, थर्ड इक्वेशन x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट दिस इज 1, s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट इज 0, s3 का 1 और ये 0 ये 0 हो गया लास्ट में। अब देखिए इसी टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया, सबसे पहले तो आपको पता ही है सी बी वो निकालते हैं, समेशन सी बी इंटू एक्स बी, जेड जे जिसे बोलते हो तुम, जेड जे इक्वल टू समेशन सी बी और ये एक्स बी को मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड करते चले जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो -1 इंटू 4 -4 हो गया, अब बाकी 0 इंटू 4 0 और 0 इंटू 5 0, तो दिस इज -4। आगे देखते हैं, -1 इंटू 2 -2 हो गया, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो दिस इज -2, ये भी हो गया। इसको इस कॉलम से करें -1 इंटू -1 और 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 3 1 0, दिस इज -1। -1 से इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये सारा का सारा -1 को 0 से करें 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, तीनों को जोड़ेंगे तो फिर अगेन 0। -1 को 0 से करें 0, 0 से 0 और 0 इंटू सारे सबको जोड़ेंगे तो दिस इज अगेन 0। -1 को 1 से करेंगे तो दिस इज -1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, तीनों को जोड़ेंगे दिस इज -1। ये सारे z की वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अब निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे, -2, ये सी जे की वैल्यू है -2 0 -0, -2 -1 0 -1 1 -0, दिस इज 1, 0 -0 0 0 -0, -1 से -1 गया, ये भी 0,
ये हो गया जेड जे माइनस सी जे। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ सारा वही है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखो जेड जे की वैल्यू ये है -2, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -2। पिछले कई वीडियो से करते चले जाएं, जो भी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी जेड जे माइनस सी जे की, उसके अलॉन्ग जो कॉलम होगा उसमें जो फंसा हुआ वेरिएबल होगा दैट विल बी एंटरिंग वेरिएबल। ये तो हो गया। इससे हमें पता चल गया कि x1 इज ए एंटरिंग वेरिएबल, x1 एंटरिंग वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट में वेरिएबल ये हो गया। अब ये तो पता चल गया x1 यहाँ एंटर करेगा, तो इसमें से कौन बाहर होगा, A1 S2 S3 में से नोबडी नोज। उसको समझने के लिए हम यहाँ मिनिमम रेशियो निकाल देते हैं। XB अपॉन एंटरिंग वेरिएबल है x1 लेना, लेकिन शर्त यह है कि x1 की वो वैल्यू लेना जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाली मत लेना। जैसे यहाँ देखो 4/2, ये 2 हो गया क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 2 हो गया। 4/1 ये 4 हो गया। 5/0 ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ 0 या नेगेटिव नहीं लेते, ये भी हो गया। इसमें जो मिनिमम रेशियो है, दिस इज योर मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो के अलोंग जो वेरिएबल होगा दैट विल बी योर आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल। तो इसमें ये साफ नज़र आ गया कि A1 इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग या लीविंग वेरिएबल बोलते हैं। और ये तो तुम्हारा की कॉलम हो गया, और ये पूरा का पूरा की रो हो गया। तो इनके इंटरसेक्शन पे पड़ने वाला जो पॉइंट होगा दिस टू इज योर की एलिमेंट। अब देखिए नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल जब मैं बनाऊंगा, सिंप्लेक्स टेबल, इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल कह सकते हैं। पहले तो मैं इसका टेबल ही बना लूँ, क्या क्या होता है इसमें। ये CV कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल हो गया, इधर बेसिक वेरिएबल हो गए, बेसिक वेरिएबल, और इधर XB हो गया वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल, और इधर ओके CJ हो गए। CJ तो वही है हमारे 0 0, पहले वेरिएबल ही लिख दूँ मैं, x1 x2 s1 s2 s3 और ये A1। इनके कोफिशिएंट लिख दिया मैंने 0 0 0, और केवल A1 का है -1। A1 तो अब हमारा ड्रॉप्ड करना पड़ेगा, यही तो है सिंप्लेक्स टेबल में। आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी ड्रॉप्ड क्योंकि ये हमारा यहाँ आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, इतने से काम चल जाएगा ये। अब यहाँ देखिए हम करते क्या हैं, CB बेसिक वेरिएबल, यहाँ A1 आउटगोइंग हो गया, x1 एंटरिंग हो गया, तो x1 लिख दिया। s2 s3 ऑलरेडी वर देयर। अब इनकी वैल्यूज देखो आप, यहाँ देखो x1 का कोफिशिएंट यहाँ 0 था तो यहाँ 0 आ जाएगा। s2 का कोफिशिएंट यहाँ देखो 0, s3 का कोफिशिएंट यहाँ 0। वैल्यूज जो थी x1 की, अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा डियर। अब आगे क्या होगा वो निर्भर करेगा, जो हमारा की रो था ये वाला A1 वाला जितना भी था, यहाँ मेरा जो की एलिमेंट है दिस इज योर 2। तो इस की एलिमेंट को हम तो यूनिटी बनाते हैं और बाकी उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट होंगे उस कॉलम में उनको 0 बनाते हैं, ये तो आपको पता ही था। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि फर्स्ट रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, पूरी रो को। देखो क्या बनता है, 4 में 2 से डिवाइड किया 2, तो उसको 2 से डिवाइड किया 1, ये 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2, -1 को करा -1/2, s2 को 0/2, दिस इज 0, 0/2 दिस इज 0, क्योंकि A1 तो आउटगोइंग था, वो उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को आगे नहीं लिखते। अब ये देखिए थर्ड, देखो थर्ड, बाकी तो नहीं, मैंने कहा था 0 करते हैं बाकी एलिमेंट को उस कॉलम में, तो थर्ड तो ऑलरेडी 0 था, इसको मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ये 5, ये 0 ऑल था ही, इसमें कुछ नहीं चेंज करूँगा, 1 0 0 और ये 1। लेकिन S2 में ये 1 है, 1, ये S2 में 1 है। क्या करूँ कि मैं यहाँ भी 0 आ जाए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा
यहाँ देखिए सेकंड रो में इसको 1 लाने के लिए R2 माइनस R1 कर देंगे, यानी ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, ये कर देंगे। ओल्ड लाइन वाज 4 1 3 0 1 0 0, ये हो गया। न्यू लाइन तुम्हारी ये है तो 4 माइनस 2, ये हो गया। और यहाँ 1 माइनस 1, इसी के चक्कर में तो ये सब कुछ किया। 1 माइनस 1, अरे 3 माइनस हाफ, फिर 0 माइनस हाफ, ये प्लस हो गया। फिर 1 माइनस 0 और 0 माइनस 0, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। 1 में से 1 0, इसी के चक्कर में हुआ, ये हो गया 3 दूनी 6, 5/2, ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये यहाँ उतार दीजिए, ये हो गया 2 0 5/2 हाफ 1 और ये 0। तो मेरी ये पूरी सेट हो गई है लाइन। यहाँ देखिए अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है ZJ इज समेशन CB इंटू XB। करो 0 से 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 5, दिस इज 0, जोड़ दो। 0 को हर एक से करूँगा तो ये जोड़ करके फिर 0 आ जाएगा। 0 इंटू हाफ 0, 0 इंटू 5/2 0, 0 इंटू 1, दिस इज 0। फिर 0 को किसी से भी कॉलम से करूँगा तो 0 0 0 जोड़ूंगा, 0 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू, दिस इज अगेन 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, दिस इज 0। ये तो हो गया ये। इसके बाद ZJ माइनस CJ, 0 माइनस 0 ये कोफिशिएंट है इसके, दिस इज 0, 0 माइनस 0, दिस इज 0, 0 माइनस 0, दिस इज 0, 0 माइनस 0, दिस इज 0, 0 माइनस 0 0। हो क्या रहा है, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ आर 0, ये बोला था, एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज अपियरिंग इन बेसिस, एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इन बेसिस, साफ नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, वी गो फॉर द सेकंड फेज, देन वी प्रोसीड टू फेज सेकंड। देखिए फेज 1 तो हमने अभी कंप्लीट किया। फेज 2 में क्या था, इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते थे। इसमें करते क्या हैं, फेज 1 का जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल था उसी का यूज हम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नाउ वी असाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल LPP टू द वेरिएबल एंड 0 कॉस्ट टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल। जो मेरे जो वेरिएबल्स हैं इनमें एक्चुअल कॉस्ट डालते हैं। जो मेरा मेन क्वेश्चन था उसमें देखो ओरिजिनल LPP तुम चेक कर सकते हो, शुरू में स्टार्टिंग जो हमने किया था मैक्सिमम Z इक्वल टू 3x1 माइनस x2 था, तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ 3 था, तो यहाँ ये कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में, दिस इज 3, और x2 का कोफिशिएंट दिस इज -1, और बाकी S1 S2 उसमें है नहीं, S1 S2 S3 ये सारे के सारे 0। ये इतना ही फ़र्क करता है, ये कोफिशिएंट बदल देना है बस। जो ओरिजिनल LPP थी हमारी उसमें जो एक्चुअल कॉस्ट थे वेरिएबल को हम वो कॉस्ट असाइन करते हैं। अब देखो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो मैंने वही उतार दिया लास्ट सिंप्लेक्स टेबल, लेकिन यहाँ देखिए x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में दिस इज 3, दिस इज 3, तो ये लास्ट जो सिंप्लेक्स टेबल थी उसमें ये x1 का कोफिशिएंट यहाँ चेंज करके ये 3 हो जाएगा, बाकी देयर विल बी नो चेंज। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ZJ निकालते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 5 0, तो दिस इज 6, दिस इज 3, ऐड करो 3/2 और दिस इज 5/2 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 3/2 आ गया। यहाँ देखोगे आप 3 को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2, 0 को हाफ से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, सबको जोड़ेंगे तो दिस इज -3/2, दिस इज -3/2। 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, सबको जोड़ेंगे दिस इज 0। 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से 0, 0 को 1 से करेंगे 0, सबको जोड़ेंगे 0। ये तुम्हारी ZJ की वैल्यू आ गई। अब ZJ माइनस CJ करते हैं, ZJ माइनस CJ निकालते हैं। 3
-3, दिस इज 0, 3/2 माइनस हाफ, डेढ़ में से एक गया आधा, -3/2 -0 -3/2, 0 -0 0 0 -0, ये चीज़ आ गया। अब देखिए बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट एक ही है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये आ गई। तो इसके अलोंग जो भी कॉलम बनेगा ये वाला, ये पूरा का पूरा S1 सामने दिखाई दे रहा है, इसके अलोंग वेरिएबल, वो हमारा रिप्लेस करेगा इनमें से किसी एक को। लेकिन किसको रिप्लेस करेगा अभी क्लियर नहीं है। उसको समझने के लिए यहाँ पे हम अब मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे XB अपॉन एंटरिंग वेरिएबल तो समझ में आ गया, अपॉन S1, और S1 भी वो लेना है जो पॉजिटिव हो। ये ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए XB दिस इज 2 अपॉन S1 माइनस हाफ, नेगेटिव तो मुझे लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना मुझे, S1 जो है पॉजिटिव वाला लेना है। 2 अपॉन 1/2, ये 4 हो गया। फिर 5 अपॉन 0 भी नहीं लेना मुझे, केवल इसी से काम चल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एक ही मिली मेरे को। उसके सामने जो वेरिएबल होगा दिस विल बी आउटगोइंग वेरिएबल, ये तो साफ नज़र आ गया। अब S1 तुम्हारा इनकमिंग हो गया और ये रिप्लेस करेगा S2 को, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें ये देख रहे हैं कि तब तक चलेगा जब तक ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव ना आ जाए। यहाँ फिर भी नेगेटिव फंसा हुआ है, तो नेक्स्ट इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल जब बनेगा सारी बातें तो वही होंगी, CB हो गया, फिर बेसिक वेरिएबल हो गए हमारे, बेसिक वेरिएबल, फिर हमारा XB हो गया, वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिखेंगे अपने CG की। यहाँ देखिए ये हो गया, XB हो गया। अब यहाँ जितने भी हैं ये X1 X2 S1 S2 S3, नेगेटिव। X1 का यहाँ तो 3 था, X2 का -1 था, बाकी ये 0 0 0 है तुम्हारे। ये CJ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया। बेसिक वेरिएबल मेरे X1 तो था ही, S2 को रिप्लेस कर रहा है अब S1, दिस इज S1, और ये S3 तो था ही इसमें। अब X1 का जो हमारा कोफिशिएंट है दिस इज 3, S1 का जो कोफिशिएंट है S1 का कोफिशिएंट देखो यहाँ फिर 0, S3 का कोफिशिएंट दिस इज अगेन 0, को इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए आप XB यहाँ देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़, अब मुझे ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से S1 तो हमारा इनकमिंग हो गया, ये हो गया, और ये मिनिमम रेशियो ये हो गया पूरा ये तो की एलिमेंट मेरा हाफ आ गया। हियर की एलिमेंट ये की रो की कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा, की एलिमेंट हियर इज हाफ। तो इस हाफ को तुम्हें तो पता ही है, इसको मुझे आगे कैसे करना है, इसको 1 लाना है यूनिटी को, और बाकी उस कॉलम में ऊपर नीचे जो भी है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको भी 0 करना है। तो 1 ऐसा मिलेगा। अगर सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअली हाफ है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × R2। सेकेंड से करूँगा, ये हो गया 2 × 2 = 4, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, दिस इज़ 5, हाफ को करूँगा 1, और इसको 2 से करूँगा, दिस इज़ 2, और दिस इज़ 0। ये तो साफ हो गया। नीचे वाला मैं वैसे का वैसे ही उतार देता हूँ नीचे, क्योंकि 0 ऑलरेडी है तो इसमें रो ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया 5, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, ये तो 0 है ही, ये भी 0, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं चलाना,
थर्ड वाले में। लेकिन फर्स्ट रो में देखो क्या करते हैं। फर्स्ट रो में यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये जो की रो था इसमें यूनिट एलिमेंट तो मैं लिया है, यूनिट तो आ गया, लेकिन ऊपर मुझे 0 लाना है। तो ये करने के लिए R1 जो है ये मैं करूँगा ओल्ड लाइन माइनस ऑलरेडी था तो प्लस कर दो उसको, प्लस हाफ ऑफ न्यू लाइन। देखो ओल्ड लाइन लिख लो पहले। ओल्ड लाइन मेरी थी ये वाली 2 1 हाफ माइनस हाफ 0 और 0, इसमें से प्लस हाफ इंटू न्यू लाइन मेरी ये है कि रो वाली जो मैंने सजाया 2 इंटू 4, फिर 1 प्लस 1/2 इंटू दिस इज 0 प्लस हाफ ऑफ 5, फिर ओल्ड है मेरा माइनस हाफ और प्लस हाफ ऑफ इसके नीचे है 1, ये हो गया। फिर ओल्ड है 0 प्लस हाफ ऑफ, ओल्ड है 0 प्लस हाफ ऑफ 2, ये हो गया। फिर ओल्ड है 0 और प्लस हाफ ऑफ 1 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज जो मिली, ये 2 2 जा 4 हो गया, वो 4 आ गया यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये 5/2 प्लस हाफ 2 6 3 हो गया, और ये तो 0 आ गया, ये प्लस 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हाफ आ गया। ये तुम्हारे नेक्स्ट फर्स्ट रो मिल जाएगी। ये हो गया 4, ये हो गया 1, दिस इज 3, दिस इज 0, इस 0 करने के चक्कर में हुआ ये सारा, और ये 1 और ये हाफ। अब देखिए आप, अब इसका ZJ निकालते हैं पहले। ZJ इज इक्वल टू समेशन CB इंटू XB, 3 चौको 12, 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, तो ये तो हो गया 12। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, तो दिस इज 3। 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1 0, तो 9 हो गए। सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर 0। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, दिस इज 3। 3 इंटू हाफ, दिस इज 3/2, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, दिस इज 3/2। नाउ अब करते हैं ZJ माइनस CJ। देखो ये ZJ है, ये CJ है, 3 में से 3 गया 0, 9 माइनस 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो 10 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0, दिस इज 3, 3/2 माइनस 0, दिस इज 3/2। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ ZJ माइनस CJ आर नॉन नेगेटिव। सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ ZJ माइनस CJ आर नॉन नेगेटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ी हैं, तो हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। यहीं तक तो लाते थे हर एक सिंप्लेक्स टेबल को, जब तक वो ZJ माइनस CJ की वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं आ जाती। अब यहाँ देखिए हम पे दो ही वेरिएबल थे x1 x2, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि x1 इज इक्वल टू 4 तो है ही, x1 की वैल्यू तो 4 आ गई। यहाँ S1 S3 ये तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए थे, सरप्लस और ये स्लैक वेरिएबल्स वगैरह, इनका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1 तो है लेकिन x2 नहीं है, तो जो नहीं है उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। तो इसमें ये हो गया। नाउ द सॉल्यूशन जो निकलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन यू कैन से, optimal solution is x1 is equal to 4 but x2 is not there। अगर x2 is not there तो take x2 always equal to 0। अब जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमम z का था, ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, तो मैक्सिमम z जो होगा दिस विल बी, z की वैल्यू यहाँ 12 है, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 12। तो दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। With this we conclude this session. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.